स्वागत है आपका बिजनेस दिस वीक में, जहां हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे कि पिछले पूरे हफ्ते बाजारों में क्या हुआ और उन खबरों का आपके लिए क्या मतलब है। अगर आपको कोई निवेश करना है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि बाजारों में आखिरकार बीते हफ्ते हुआ क्या है। यह हफ्ता भी कमजोरी का हफ्ता रहा है। करीबन 3/4% की कमजोरी हमने बाजारों में देखी है। हालांकि एक बड़ी कमजोरी तो हमने सोमवार को ही देखी, जब सेंसेक्स में करीब 500 अंकों तक की गिरावट हमने देखी, क्योंकि विदेशी बाजारों में एक भूचाल सा था। एशिया से लेकर यूरोप तक बाजार टूटे हुए थे, क्योंकि डर था कि शायद अमेरिका की ओर से, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर बढ़ाने का फैसला आ सकता है, जिसके बाद दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी देखने को मिली थी। सोमवार को इतना बड़ा झटका लगा, मंगलवार को बाजार बंद थे, लेकिन बावजूद उसके बाद के 3 दिन के कारोबार में भी इतनी रिकवरी नहीं हो पाई जो सोमवार को हमने कमजोरी देखी। सेंसेक्स करीब 3/4% की कमजोरी के साथ बंद हुए। निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पर करीब 1% तक की गिरावट हमने निफ्टी में देखी है, और 8,800 का स्तर उसके नीचे हमने क्लोजिंग आती हुई देखी। 8779 पर यह क्लोजिंग आई है निफ्टी की। निफ्टी में भी कमजोरी देखने को मिली है। अगर कुछ सेक्टर्स की बात करें कि वो कौन से सेक्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रेशर बाजार पे बनाया, तो सबसे पहले मेटल। दुनिया भर में मेटल की कमजोर कीमतों के बीच में मेटल के अधिकतर शेयर हमने गिरते हुए देखे, और एनएससी का मेटल इंडेक्स करीबन 6% की गिरावट के साथ। इसके अलावा क्योंकि ब्याज दरों को लेकर चिंता थी, तो जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जिनको हम कहते हैं, रियलिटी, बैंक, ऑटो, इनमें भी एक बड़ी गिरावट हमने देखी है। करीब 2.25% से लेकर 4.25% तक की गिरावट यहां देखी है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें कि वो कौन से शेयर थे जो हफ्ते भर के दौरान एक बड़ी गिरावट या बड़ी बढ़त जिसमें हमको देखने को मिली। चढ़ने वाले शेयरों की अगर हम पहले बात करें तो रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस और ओएनजीसी, ये 4 शेयर जो सबसे ज्यादा निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर थे। रिलायंस 52 हफ्तों के शिखर पर पहुंचा, और 2 हफ्तों में शेयर 7.5% चढ़ा, क्योंकि पहले कुछ चिंताएं थी जियो के लॉन्च को लेकर, किस तरह से कंपनी अपने मुनाफे को बरकरार रख पाएगी। एक भारी इन्वेस्टमेंट वहां कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चिंताएं कम हुई और रिलायंस हमने खरीदारी आते हुए देखी है। इन्फोसिस देखिए, विदेशों में सर्विस डिलीवरी सेंटर बढ़ा रही है, उसका एक अच्छी खबर निकल कर आई। रूस, क्रोएशिया जैसे देशों में अपने सेंटर खोले हैं, लेकिन ऐसे भी अगर इन खबरों को छोड़ दे तो भी आईटी पैक में हमने खरीदारी आते हुए देखी। एक तो डॉलर की मजबूती, और टीसीएस भी उन्हीं वजहों से कि एक तो डॉलर की मजबूती, और साथ ही इसके पहले के हफ्तों में हमने आईटी शेयर में सबसे ज्यादा पिटाई हफ्ते दर हफ्ते लगातार आते हुए देखी। तो अब यहां खरीदारी देखने को मिली है कि जब बाजार नीचे जा रहा था तब आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। अगर बात ओएनजीसी की करें तो रूस की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट के साथ जो करार हुआ है, 11% जो हिस्सा था जीएससी बैंक और नेफ्ट में, उसने बढ़ा के 26% हिस्सेदारी कंपनी ने कर ली है। तो एक अच्छी खबर ओएनजीसी की तरफ से आई। हफ्ते भर में करीबन 1.5% से ज्यादा की बढ़त हमने इसमें देखी है। अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें, यस बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील, बीएचईएल, ये पूरे हफ्ते निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर। यस बैंक को देखिए, इस हफ्ते भी 12% की गिरावट है। जब से राइट्स इश्यू टाले गए हैं तब से 17% तक ये शेयर अब टूट चुका है, और यूबीएस ने इसका जो 1 साल का लक्ष्य है वो 50% घटाकर 625 किया है। अभी 1169 का, और 1 साल बाद 625 का टारगेट यूबीएस की ओर से है। मेटल शेयरों में जोरदार गिरावट का असर हिंडाल्को जैसे शेयर पर देखने को मिला। 12% की गिरावट हिंडाल्को में देखने को मिली है, और विदेशी बाजारों में जिस तरह से मेटल कीमतें गिरी हैं उसका असर हिंडाल्को में देखने को मिला है। इसके अलावा टाटा स्टील, खराब नतीजे रहे, करीब 10 गुना हो गया कंपनी का घाटा। ओवरऑल जो स्टील सेक्टर में जो पेन है वही पेन टाटा स्टील में भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से करीबन 11% तक काउंटर टूटा हफ्ते भर में। और साथ ही यूके में जो अपने एसेट्स बेचना चाह रही है उसको लेकर ही फिलहाल वो होल्ड पर चला गया है पूरा मामला। टाटा स्टील में एक बड़ी गिरावट हमने देखी है। इसके अलावा बीएचईएल में भी कमजोरी पिछले हफ्ते की तेजी के बाद, क्योंकि पिछले हफ्ते अच्छी बढ़त हमने देखी थी, उसके बाद अब मुनाफा वसूली करीबन 6.5% की गिरावट यहां देखने को मिली है। इसके पहले के हफ्ते में करीबन हमने 13-14% तक की बढ़त देखी थी। तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर काफी एक्शन हमने पूरे हफ्ते देखा है। बाजार के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे इन शेयरों में क्या करना है, बाजार में क्या करना है, लेकिन ओवरऑल कुछ और खबरें होंगी जिन पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ राकेश बंसल हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले बाजार पर आपकी राय लेना चाहेंगे। कमजोरी का हफ्ता हमने देखा है, चिंताएं बहुत ज्यादा है, ब्याज दरों को लेकर भी चिंताएं हैं। क्या सलाह आप अपने निवेशकों को और क्लाइंट्स को दे रहे हैं इस वक्त? थैंक यू वेरी मच। अगर आप मार्केट्स को देखें तो मार्केट्स ने एक नॉन स्टॉप रैली दिखाई है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो 7000 से लेकर लगभग 9000 तक की एक नॉन स्टॉप रैली देखी है। ऊपर में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मेरा सबसे पहले तो ये मानना चाहिए कि नीचे में 8200, 8300 मार्केट का एक बेस है।
मुझे लगता है मार्केट में एक नई तेजी की शुरुआत हुई है। गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग का नजरिया है तो इंडेक्स के बाहर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बढ़त इंडेक्स में देखने को मिल चुकी है। मौजूदा स्तरों पर इंडेक्स मुझे लगता है कंसोलिडेट करेगा, आगे चल के नए हाई बनाने के लिए, ब्रेकआउट के लिए यहां पे कंसोलिडेट करेगा। और इस कंसोलिडेशन में ट्रेडर्स को काफी पेन देखने को मिल सकता है, बट निवेशकों को जो गिरावट है, हल्की फुल्की करेक्शंस आती हैं, उसको यूज करना चाहिए खरीदने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है अगर कोई 1.5 से 2 साल का नजरिया बना के मौजूदा स्तरों पर निवेश करता है तो डाउन साइड काफी लिमिटेड है और अपसाइड काफी अनलिमिटेड है। मुझे लगता है इंडेक्स 10,000 का आंकड़ा निफ्टी पार करेगा और ये जो प्राइसेस हैं ये दोबारा शायद देखने को ना मिले। एक तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी, एंटायर ग्लोबल मार्केट स्पेशली यूएस मार्केट्स भी तेजी के अंदर हैं। ब्याज दर काफी नीचे आ रहे हैं, लेकिन ब्याज दरों को लेकर चिंता है। राकेश जी, आपने 10,000 की बात की, 10,000 तक निफ्टी आप देख रहे हैं आने वाले 1.5-2 सालों में 10,000 का आंकड़ा था। जो निवेशक है उनके लिए अच्छी खबर है, वो इन्वेस्टेड रहे, नया इन्वेस्ट भी कर सकते हैं गिरावट पर। लेकिन ब्याज दरों को लेकर एक बड़ी चिंता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व किस ओर जाएगा, ब्याज दरों की नीति कहां जाएगी। बिल्कुल नरेश जी, अगर आप देखें तो ब्याज दरों को लेके यूएस फेड को लेके चिंता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो इवेंट है वो ग्लोबल मार्केट्स में, ना सिर्फ भारतीय मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में भी डिस्काउंटेड है। उसी के चलते हमने हल्की फुल्की करेक्शन देखी है। बट देखना यह है नरेश जी कि आप देखें जब 2004 में एक तेजी की शुरुआत हुई थी उस समय भी ब्याज दर काफी नीचे थे और इस समय ब्याज दर काफी नीचे हैं और यहां से लगता है कि ब्याज दर और नीचे जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक मनी है वो भी अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा। मेरे को नहीं लगता है कि यूएस में अगर कोई फेड रेट एक हाइक होता है तो उसके चलते कोई भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिलेगी। मार्केट्स आर इन अ प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग दैट इन एडवांस, तो खरीदारी करके ही चलना चाहिए। चलिए, खरीदारी करके ही चलना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, कुछ खबरों का जिक्र भी करते हैं, क्योंकि जहां एक और भारतीय बाजारों को अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का डर सता रहा है, वहीं देश की इकोनॉमी से जुड़े आंकड़े ये संकेत भी दे रहे हैं कि नए आरबीआई गवर्नर अपनी अगली पॉलिसी में शायद ब्याज दरों में कटौती करे। अगर महंगाई की बात करें तो अगस्त के महीने में खुदरा महंगाई दर 6.07% से घटकर 5.05% रही है, यानी इस मोर्चे पर महंगाई कम हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के महीने में खाने पीने की चीजों की महंगाई में कमी आई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 8.35% से गिरकर 5.91% रही है। खुदरा महंगाई दर की अगर बात करें तो खुदरा महंगाई दर में कमी जरूर आई, लेकिन थोक महंगाई दर की अगर बात करें तो यह 2 साल की ऊंचाई पर आ गई है। यह जुलाई में 3.55% के मुकाबले अगस्त में 3.74% पर आ गई है। वहीं दूसरी ओर जो इंडस्ट्री के आंकड़े आए वो चिंताजनक है, सुस्ती की ओर इशारा कर रहे हैं। आईआईपी के आंकड़ों में 2.4% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पिछले साल की समान अवधि में आईआईपी में 4.3% का इजाफा हुआ था। आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल 4 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी की अगली समीक्षा बैठक करेंगे। राकेश जी, क्योंकि ये जितने आंकड़े हैं, अगर आप थोक महंगाई को दर को छोड़ दें तो सारे आंकड़े ये इशारे कर रहे हैं महंगाई दर घटी है, खुदरा में आईआईपी कमजोर हुआ है। तो ये सारे आंकड़े कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि अगर उर्जित पटेल अपनी पॉलिसी में ब्याज दर घटाने पर फैसला लेना चाहें तो उनके लिए आंकड़ा सहारा देंगे। क्या लगता है? देखिए, मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं उस आंकड़ों को देख के कि हो सकता है कि अब जो पॉलिसी आने वाली है उसमें एक रेट कट देखने को मिले और चांसेस रेट कट के ज्यादा लगते हैं। अगर रेट कट होता है तो आप देखें तो मार्केट्स में एक इजाफा देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो कंपनीज हैं जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, एक दबा हुआ सेक्टर है रियल एस्टेट। मेरे को लगता है कि जिन सेक्टर्स ने अभी तक मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा, उदाहरण के तौर पर रियल एस्टेट, वो एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा रेट कट का और ये सेक्टर भी मुझे लगता है आगे चल के रैली में पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरा, अगर आप देखें अगर रेट कट अभी नहीं होता है तो आगे चल के डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये जिस तरीके से रेट कट्स नीचे ना सिर्फ होंगे, वहां पे अगर सस्टेन करते हैं जिसकी संभावना है तो काफी बड़ा पैसा मार्केट्स के अंदर देखने को मिलेगा और मुझे लगता है इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो स्टॉक मार्केट के निवेशक होंगे। जाहिर सी बात है, स्टॉक मार्केट के निवेशकों को इसका फायदा मिलेगा।
लेकिन बार बार हम दोहरा दें कि हम बात निवेशकों की कर रहे हैं, क्योंकि अब जहां तक उर्जित पटेल की पॉलिसी की बात है, आईआईपी कमजोर है, जीडीपी के आंकड़े जो हमने देखे वही 15 महीने के लोज पर रहे, तो ग्रोथ को लेकर चिंता जरूर है। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है, तो पूरा जो कहते हैं कि रूम है उर्जित पटेल के पास अगर वो ब्याज दरों को घटाना चाहे तो। सरकार की आय के मोर्चे से भी अच्छी खबर है। अप्रैल से अगस्त के दौरान सरकार का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 27.5% बढ़कर 3,36,000 करोड़ रुपए हो गया। वहीं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप्रैल अगस्त 2016 के दौरान 15% बढ़कर 1,89,000 करोड़ रुपए हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स जैसे टैक्स शामिल हैं। वहीं डायरेक्ट टैक्स के दायरे में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कुल टैक्स कलेक्शन का जो लक्ष्य तय किया था उसका 43.2% पहले 5 महीने में ही पूरा हो चुका है, तो ये एनकरेजिंग नंबर सरकार के लिए। इसके अलावा इकोनॉमी के लिए एक सुखद खबर आई ट्रेड डेफिसिट के मोर्चे से। अगस्त में देश का कारोबारी घाटा 38% तक कम हुआ है। जहां अगस्त 2015 में यह आंकड़ा 1,240 करोड़ डॉलर पर था, इस साल अगस्त में यह घटकर 767 करोड़ डॉलर पर आ गया है। ये मजबूत आंकड़े मुमकिन हो पाए हैं इंपोर्ट में तेज गिरावट से, जिसे कच्चे तेल की गिरती कीमतों से सहारा मिला है। इसके अलावा सोने का इंपोर्ट घटने से भी कारोबारी घाटा कम हुआ है। आपको बता दें कि अगस्त में सोने का इंपोर्ट 77% से ज्यादा कम हुआ है और ये 111 करोड़ डॉलर पर आ गया है, जबकि पिछले साल अगस्त में देश में 495 करोड़ डॉलर का सोना इंपोर्ट हुआ था। अगर हम बात अप्रैल से जुलाई के दौरान करें तो इस सोने का इंपोर्ट 250 टन से घटकर 60 टन पर आ गया है। ये बेहद उत्साहित करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है और पिछली कई सरकारें इसे कम करने की कोशिशों पर काम कर चुकी है। लेकिन भारतीयों की दीवानगी सोने को लेकर कम नहीं हुई। ज्यादा सोने का इंपोर्ट का मतलब है देश के लिए ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। राकेश जी, हालांकि ये इकोनॉमी की मोटी मोटी बातें हैं, क्या आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि ये सारे आंकड़े चाहे ट्रेड डेफिसिट के हो, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए बेहतर संकेत मिल रहे हैं। सोने का इंपोर्ट घट रहा है, सरकार के लिए बड़ा सरदर्द था, उस मोर्चे पर सरकार को राहत मिली है। क्या ये भारतीय बाजारों के लिए माहौल, निवेशकों का भरोसा, भारत की रेटिंग यहां पर अच्छी खबर लेकर आएगी? बिल्कुल नीरज जी, अच्छी खबर लेके आएगी। अगर आप देखें तो पहले सरकार ने स्टेप्स उठाए थे, कुछ ड्यूटीज लगाई थी कि गोल्ड के इंपोर्ट को रोकने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो निवेशक भी काफी जागरूक हुआ है। निवेशक भी ये चीज समझ रहा है कि उन एसेट क्लासेस में निवेश करना चाहिए जहां पे एक रिटर्न आए। अगर आप देखिए गोल्ड को लेके रख दें, अगर उसमें 10 साल बाद रिटर्न आ रही तो 10 साल तक आपको कुछ नहीं मिला, बट अगर वही पैसा आप स्टॉक में लगाते हैं तो आपको एक डिविडेंड भी आता है। मेरा ऐसा मानना है कि निवेशकों को उन एसेट्स में निवेश करना चाहिए जहां से एक रेगुलर इनकम भी बने, चाहे वो इनकम का परसेंटेज छोटा हो। अगर आप उदाहरण के तौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहां रेंटल भी 2-3% तो है। स्टॉक मार्केट के साथ ज्यादा रिस्क भी तो है, और ऐसे भी जो लोग अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि कुछ पैसा आपने स्टॉक में लगा दिया, तो सरकार जो बार बार समझा रही है कि आप गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, आप जो बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें, ताकि सोने की कीमतों का फायदा तो मिलेगा ही, बल्कि 2.5% अलग से ब्याज भी सरकार दे रही है। तो फिजिकल गोल्ड में क्यों निवेश करें? वही चीज कह रहा हूं मैं आपको नरेश जी की फिजिकल गोल्ड में आप निवेश करते हैं तो आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं है, बट अगर वही पैसा आप गोल्ड बॉन्ड में लगाते हैं तो आपको एक ब्याज भी आ रहा है। तो वो ब्याज एक आपको रेगुलर एक, अगर आप देखें तो आज की डेट में 7.5-7.5% के ब्याज रह गए हैं, यहां पर आपको 2.5% ब्याज मिल रहा है। प्लस अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो उस रैली में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ नरेश जी बहुत क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2-3 सालों में अगर कोई एसेट क्लास निवेशक को रिटर्न देगा तो वो गोल्ड है। एज ऑफ नाउ इक्विटी और गोल्ड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप देखें इस समय मार्केट में करेक्शन चल रही है, ना सिर्फ भारतीय बाजारों में, यूएस मार्केट में भी करेक्शन चल रही है, राकेश जी बहुत गोल्ड में भी करेक्शन चल रही है। अगर ये इक्विटी मार्केट्स का बहुत संक्षिप्त में आपने ये भी माना कि इक्विटी और गोल्ड इनवर्सली कनेक्टेड हैं, अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। आपने सोने के लिए भी बहुत अच्छा रिटर्न प्रेडिक्ट किया 2 साल में, और निफ्टी भी आप 10,000 पे बता रहे हैं। ये क्लियर कीजिए बहुत संक्षिप्त में, आपकी पसंद क्या है? एज ऑफ नाउ
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और मेरे को ऐसा लगता है कि इक्विटीज डेफिनेटली गोल्ड को अच्छे से आउट परफॉर्म करेंगे। चलिए ठीक है, यानी आपका भरोसा है कि इक्विटी में ज्यादा इनको फायदा दिखता है, लेकिन सोने में भी काफी गुंजाइश है, ये राकेश जी का मानना है। वैसे अब बात करेंसी मार्केट की करते हैं। करेंसी बाजार के लिए बीता हफ्ता काफी अफवाहों और अटकलों भरा रहा, जिसकी वजह से रुपए में तेज गिरावट भी देखने को मिली। बाजार में खबर उड़ी कि केंद्र सरकार चीन की तर्ज पर रुपए का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन करने जा रही है। इस खबर की वजह से रुपए ने डॉलर के मुकाबले तेज झटका खाया, भाव 67 के पार चले गए और रुपया 2 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। दरअसल पिछले 20 महीनों में से 19 महीनों के दौरान देश का एक्सपोर्ट कम हुआ है, लगातार घटा है। ऐसे में इन अटकलों को और बल मिलने लगा। हालांकि बाद में सरकार की ओर से ये सफाई आई, स्पष्टीकरण आया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है और रुपए की कीमत जैसे बाजार तय करता आया है वैसे ही बाजार तय करेगा। उसके बाद रुपए ने भी कुछ सांस ली और कुछ सुधार वहां देखने को मिली। अब बात काले धन की। काले धन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है और इसी के तहत वित्त मंत्रालय इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लेकर आई, जो कि 1 जून से 30 सितंबर के लिए है। यहां तक कि 30 सितंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आधी रात तक खुले रहेंगी। लेकिन खबर यह है कि अब जबकि स्कीम खत्म होने में 15 दिन भी नहीं बचे, रिस्पांस बेहद ठंडा है। कहा यह जा रहा है कि यह स्कीम फ्लॉप साबित होगी। दरअसल 1997 में आई वीडीएस स्कीम से सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला था। 2015 में जब यह स्कीम लाई गई तो करीब 2,424 करोड़ रुपए मिले थे। सूत्रों का कहना है कि अब तक बहुत कम ब्लैक मनी बाहर आ पाई है। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए। इसके लिए ही सरकार पिछले 4 महीने में 6 बार कह चुकी है कि ब्लैक मनी घोषित करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। इसके बावजूद आशंका है कि यह स्कीम कहीं फ्लॉप साबित ना हो जाए। तो काले धन को वापस लाने में सरकार सफल हो या ना हो, लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है कृषि के क्षेत्र से। लगातार 2 साल के सूखे के बाद इस बार अच्छी बरसात को देखते हुए देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बना सकता है। ये बातें खुद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कही। उनके मुताबिक चालू फसल वर्ष यानी जुलाई 2016 से जून 2017 के बीच 27 करोड़ टन के खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य हासिल हो सकता है। सरकार का अनुमान है कि इस साल 10 करोड़ 85 लाख टन धान, 9 करोड़ 65 लाख टन दलहन का उत्पादन होगा। कृषि मंत्री की माने तो दलहन उत्पादन रिकॉर्ड मात्रा में होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार खरीफ में खेती का रकबा 29% की भारी वृद्धि हुई है और इस बार 143,95,000 हेक्टेयर में खेती हुई है। बहरहाल उम्मीद करें कि रिकॉर्ड उत्पादन से कीमतों पर भी लगाम लग सकती है। राकेश जी, ये एक और ऐसी अच्छी खबर है जो कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी को एक सही पटरी पर लेकर जाएगी, क्योंकि हमने बाकी सारे आंकड़े देखे, महंगाई कम हो रही है, इसके अलावा हमने देखा कि ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, सीएडी के लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं, गोल्ड का इंपोर्ट घट रहा है और इन सब के बीच खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ना, क्या उम्मीद करें कि इससे महंगाई के मोर्चे पर और राहत मिलेगी और ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, इससे मुझे लगता है कि एक तो इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल आएगा और दूसरा ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, अगर आप देखें, अगर आप इकोनॉमी में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको रूरल इंडिया में ग्रोथ चाहिए और वो बिना एग्रीकल्चर ग्रोथ के वो चीज पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है ये एक मेन ग्रोथ ड्राइवर बनेगा, की ड्राइवर बनेगा भारतीय इकोनॉमी के लिए। चलिए, एक बड़ी खबर आई आरकॉम और एयरसेल की ओर से। जियो 4G लॉन्च करने के बाद मोबाइल इंडस्ट्री में एक और बड़ी डील हुई। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन और मैक्सिस ग्रुप की एयरसेल में विलय हो गया है। इसके बाद आरकॉम देश की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर बन गई है। इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक इस मर्जर के साथ सब्सक्राइबर बेस पर एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी सामने आएगी जो तीसरी बड़ी कंपनी के लिए टक्कर देगी। नई कंपनी का नाम मर्डेको रखने का ऐलान किया गया है। आरकॉम के पास जीएसएम और सीडीएमए टेक्नोलॉजी पर 2G, 3G और 4G का लाइसेंस है, तो एयरसेल के पास जीएसएम पर 2G और 3G का। इस डील के बाद रिलायंस जियो को भी टक्कर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के बाद इस नई कंपनी के पास भी 4G का लाइसेंस होगा। एयरसेल के पास 13 सर्कल के लाइसेंस हैं, वहीं आरकॉम के पास 11 सर्कल के लाइसेंस है। आरकॉम को जीएसएम सर्विस बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बड़ी डील। राकेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं खासतौर पर आरकॉम पर और पूरे टेलीकॉम स्पेस पर? देखिए, टेलीकॉम स्पेस तो में कोई ग्रोथ नहीं लगती है। एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक देखने को मिल सकता है। भारतीय आइडिया में पुल बैक को यूज करें निकलने के लिए,
इस खबर के चलते आरकॉम में बिल्कुल भी बाइंग ना करें, ऐसा कुछ गेम चेंजर नहीं है ये आरकॉम के लिए। अगर टेलीकॉम में कुछ खरीदना है तो रिलायंस पर ही दाव लगाना चाहिए। दूसरा नरेश जी, अगर आप देखें ये जो आरकॉम और एयरसेल का मर्जर है, ये जस्ट लाइक वैसे है जैसे अरबाज खान और सोहेल खान मिल जाएं और वो सोचें कि सलमान खान को कॉम्पीट करेंगे। मेरे को नहीं लगता है कि ये चीज आरकॉम के लिए कोई गेम चेंजर है। आरकॉम से दूर रहना चाहिए, उछाल को यूज करें यहां से निकलने के लिए। चलिए, ऐसे भी आरकॉम का जो अब तक का रिकॉर्ड है, निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने आईपीओ में खरीदे होंगे या किसी वक्त खरीदे होंगे, लगातार नुकसान में ये स्टॉक काफी वक्त से है। आरकॉम से बच के रहिए। और जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से राकेश जी ने बताया भी कि आरआईएल है, मुकेश अंबानी इंडस्ट्री के सलमान खान है, राकेश जी का मानना है। खैर, मोबाइल इंडस्ट्री में हलचल और भी है। जब से जियो आया है, तमाम टेलीकॉम कंपनियों में खलबली मची हुई है। पहले जियो ने शिकायत की थी कि दूसरी कंपनियां जियो के कॉल को ड्रॉप कर देती है, तो अब जियो की शिकायत है कि 3 टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं दे रही है। जिन 3 कंपनियों के खिलाफ जियो ने आरोप लगाए हैं वो है एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। इस संबंध में रिलायंस जियो ने दूरसंचार नियामक ट्राई को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है कि भारतीय एयरटेल, आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन मोबाइल नंबर कनेक्शन को पोर्ट करने से मना कर रही है। यह सीधे तौर पर लाइसेंस नियमों का उल्लंघन है। कंपनी के मुताबिक 5 से 12 सितंबर के दौरान भारतीय एयरटेल को पोर्टिंग के 83 अनुरोध भेजे गए, लेकिन सभी अनुरोध कोई न कोई बहाना बनाकर अस्वीकार कर दिए गए। राकेश जी, आप मान रहे हैं कि मुकेश अंबानी इंडस्ट्री के सलमान खान हैं, लेकिन रिलायंस ने भी कोई बहुत फायदा दिया हो? अगर पिछले 5-7 सालों की हम बात देखें, जब से स्प्लिट हुआ, शेयर 2000 रुपए का होता था, 1000 रुपए में स्प्लिट हुआ, आज भी 1000 रुपए के आसपास ही कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए इसने पिछले 4-5 सालों में निवेशकों को रिटर्न नहीं दी है। हर स्टॉक का एक टाइम होता है, बट मुझे लगता है बुरा वक्त निकल गया है और स्टॉक एक बड़े अच्छी कंसोलिडेशन से निकल रहा है। शुक्रवार को भी निकला था, बट सेलिंग में थोड़ा सा रुक गया। एक बार ये स्टॉक कंफर्टेबली मुझे लगता है 1075, 1080 का दायरा तोड़ेगा तो ये जो बुरा वक्त था वो खत्म हो जाएगा और 100-150 रुपए का जंप मुझे लगता है इमीडिएटली 1.5 से 2 महीने में इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। और दूसरा, अगर आप देखें, इसने रिटर्न नहीं दिया बट कोई वेल्थ भी एरोड नहीं करी है। जिस तरीके से क्रूड में गिरावट आई थी, केन इंडिया जैसे स्टॉक आधे हो गए थे, इसने वेल्थ एरोड नहीं करी है, रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है, निवेशकों का पैसा नहीं बना, नुकसान नहीं हुआ है। बट मुझे लगता है आगे चलकर ये बुरा वक्त टलेगा और ये स्टॉक आगे चल के एक रैली में भी पार्टिसिपेट करेगा। चलिए, एक रैली की उम्मीद इस स्टॉक से कर रहे हैं। वैसे इस हफ्ते एक और बड़े मर्जर की खबर आई वेदांता समूह से, जहां केन इंडिया और वेदांता लिमिटेड में विलय का रास्ता साफ हो गया। केन इंडिया के शेयरधारकों ने वेदांता लिमिटेड में विलय के लिए अनुमति दे दी है। साल के आखिर तक इस विलय के पूरा होने की उम्मीद है। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता ने अपनी सब्सिडरी केन इंडिया के वेदांता में विलय के सौदे के लिए शेयरधारकों को दिए जाने वाले ऑफर को और ज्यादा आकर्षक बना दिया था। संशोधित शर्तों के मुताबिक केन इंडिया के हर एक शेयर के बदले शेयरधारकों को वेदांता का 1 शेयर दिया जाएगा। संशोधित सौदे के तहत केन इंडिया के शेयर के 1 महीने के औसत मूल्य से 20% प्रीमियम मिलेगा। इससे पहले वेदांता रिसोर्सेज के शेयरधारकों ने भी विलय को अनुमति दे दी थी। रिवाइज ऑफर के मुताबिक वेदांता केन इंडिया के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को 1 शेयर के बदले 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 4 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देगी। प्रेफरेंस शेयर पर अगले 18 महीनों के लिए 7.5% का कूपन रेट होगा। ऐसा माना जा रहा है कि वेदांता केन के पास पड़े 23,290 करोड़ रुपए के कैश का इस्तेमाल करना चाहती है। राकेश जी, काफी नर्वसनेस और काफी कंफ्यूजन इस मर्जर को लेकर इन्वेस्टर्स में है। क्या आपने इस मर्जर पर नजर डाला है? कैसा लग रहा है निवेशकों के लिए ये मर्जर? देखिए, ये इवेंट हो चुका है, अप्रूवल सब आ चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है सेल ऑन न्यूज वाला काम करना चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो स्टॉक को बेच के चलना चाहिए। दूसरा, नरेश जी, एक और न्यूज आई थी इस समय मर्जर की, हिंदुजा फाउंड्री और अशोक लीलैंड की, और वो भी देखें तो अशोक लीलैंड के जो शेयर होल्डर हैं उनके हित में नहीं है। और मैं निवेशकों को यही कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ये शो स्पेशली निवेशकों के लिए है कि आप जब निवेश करें तो सबसे पहले मैनेजमेंट को देखें। जो मैनेजमेंट निवेशकों के हित के नहीं सोचता है, जैसे केन इंडिया से कैश निकलेगा वो वेदांता में जाएगा, तो इसी तरीके से अशोक लीलैंड के जो प्रॉफिट्स हैं वो हिंदुजा फाउंड्रीज के लिए जाएंगे। तो ऐसे मैनेजमेंट से बच के रहना चाहिए और मेरी राय है अशोक लीलैंड से भी निकल जाना चाहिए। चाहिए अशोक लीलैंड से भी बचें और आप केन से भी बचने की सलाह दे रहे हैं राकेश जी? बिल्कुल नरेश जी, बचने की सलाह, ना सिर्फ बचने की सलाह दे रहे हैं, इस पे हमारी एक सेल कॉल है और मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग का नजरिया है तो सोमवार को इसके फ्यूचर्स में हमारी बिकवाली की राय होगी।
चलिए, यहाँ पे कमजोरी आ सकती है, तो फिलहाल बच कर रहे हैं। ये मर्जर कहीं से भी इनको नहीं लगता है निवेशकों को फायदा देगा। अब बात करते हैं टाटा स्टील की। जून तिमाही में टाटा स्टील ने काफी निराशाजनक नतीजे जारी किए हैं। अप्रैल जून के दौरान टाटा स्टील का घाटा 10 गुना हो गया। जहां पिछले साल यह घाटा 317 करोड़ रुपए पर था, अब बढ़कर 3183 करोड़ रुपए पर आ गया है। इसके अलावा कंपनी की आय में भी कमी हुई है। ये 5.8% घटकर 26,406 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की जून तिमाही में 28,000 करोड़ से ज्यादा थी। टाटा स्टील अकेली स्टील कंपनी नहीं है जिसे जून तिमाही में घाटा हुआ हो। इसके पहले अधिकतर स्टील कंपनियों का घाटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनकी आय में भी कमी ये बताती है कि इस वक्त पूरा सेक्टर दिक्कतों से घिरा है। स्टील की गिरती कीमतों के साथ ही मांग में कमी इन कंपनियों के लिए बड़ा संकट है। टाटा स्टील पर आपकी राय चाहूंगा और साथ ही पूरे स्टील पैक पर, क्योंकि इन कंपनियों की हालत वाकई खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार पूरी तरह से इनकी मदद के लिए अब तैयार भी दिख रही है। देखिए नीरज जी, एंटायर मेटल स्पेस एक कठिन समय से गुजर रहा है। सरकार की मदद से फर्क नहीं पड़ता है इतना, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी साइकिल्स होती हैं और अधिकतर जो बड़े लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि कमोडिटी की जो साइकिल्स हैं, जो कमोडिटी मेटल्स हैं, ये अपने पीक पर हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा निवेशकों को कि आप अगर कमोडिटी स्टॉक्स लेते हैं तो ट्रेडिंग के नजरिए से लें, निवेश के नजरिए से ना लें। क्योंकि जब आप निवेशक हैं तो आप 3 साल 5 साल के लिए पोजीशन बनाते हैं और इन 3-5 सालों में इनकी साइकिल्स काफी ऊपर नीचे होती हैं। अगर आप निवेशक हैं तो आप ग्रोथ स्टॉक्स, ग्रोथ सेक्टर्स को देखें, कमोडिटी स्टॉक से दूर रहें। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग प्ले होता है। ट्रेडिंग का नजरिया हो तब इसके अंदर उतरें। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो टाटा स्टील और बाकी मेटल काउंटर्स में उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। चलिए, साथ ही स्टील सेक्टर को लेकर एक खबर यह भी आई कि इस्पात के तरह स्टेनलेस स्टील उद्योग सस्ते आयात की मुश्किल से जूझ रहा है। इसी को देखते हुए घरेलू स्टेनलेस स्टील उद्योग ने सरकार से अपील की है कि ऐसे उत्पादों पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 12.5% किया जाए। दरअसल साल 2015-16 में 5,32,000 टन स्टेनलेस स्टील की चादरों का आयात हुआ था। आंकड़े कहते हैं कि बीते 4 साल में स्टील की चादरों का आयात करीब 50% बढ़ गया। 2011-12 में स्टील की चादरों का आयात 3,07,000 टन था। घरेलू मांग के लिहाज से देखें तो अभी जितना आयात हो रहा है वो करीब 24 लाख टन की कुल घरेलू मांग का करीब 25% है। भारत हर साल करीब 30 लाख टन स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग मुख्य तौर पर रसोई से जुड़े उत्पादों के लिए होता है। इसके बाद इन उत्पादों का उपयोग उद्योग, इंजीनियरिंग, वाहन, रेलवे और भवन निर्माण में भी होता है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज से डूबी कंपनियों के लिए प्रमोटर खोजने में नाकाम बैंकों को सलाह दी है कि वो कर्ज में डूबी कंपनियों में खुद मिलकर हिस्सेदारी खरीद ले। शुक्रवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में जेटली ने यह बात कही। पहली तिमाही के नतीजों के बाद वित्त मंत्री की बैंकों के साथ ये पहली बैठक थी। उन्होंने कहा कि स्टील और इंफ्रा सेक्टर में एनपीए की ज्यादा दिक्कत है। हालांकि जल्द ही इन सेक्टर में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि एमआईपी के बाद स्टील सेक्टर को फायदा हुआ है और कई स्टील कंपनियों ने ब्याज चुकाना शुरू कर दिया है। बैंकों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि हाउसिंग लोन में तेजी आई है, लेकिन बैंकों का एनपीए अब भी चिंता का विषय है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोविजनिंग के बाद बैंकों का मुनाफा 222 करोड़ रुपए का रहा है। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? थैंक यू नीरज जी। कहीं जो भी स्टॉक्स जिन सेक्टर्स में बात करी है, कहीं पे कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को दी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर 3 बजे आएंगे और आपको बताएंगे कि बाजार में क्या हुआ और क्या करना चाहिए। नमस्कार।